हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी प्रारंभ किया था और इसके हमने 2 भाग कर लिए हैं। आज हम इसके तीसरे भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है बेल्जियम और सत्ता की साझेदारी। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 3। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि श्रीलंका में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की मांग की गई थी, जहां पर तमिल और साथ ही साथ दूसरा जो जातीय समूह था सिंहली आपस में सत्ता की साझेदारी की जो मांग थी उसको नहीं मानने के परिणाम स्वरूप दोनों में टकराव की स्थिति आती है, गृह युद्ध पनप जाता है और बाद में सरकार जो है धीरे धीरे सिंहलियों के पक्ष में जो भी कानून बनाए गए थे, जो भी एक तरफा फैसले लिए गए थे जिनसे कि तमिलों को उस देश में बेगानेपन का एहसास हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सरकार जो है गृह युद्ध से निपटती है और गृह युद्ध 2009 में जाकर के समाप्त होता है। लेकिन इस बीच में श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वहाँ पर हजारों लाखों लोग जो हैं वह पीड़ित हो जाते हैं, वह इन समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि गृह युद्ध था तो कई सारे लोग जो है मारे गए, कई सारे लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इस प्रकार से श्रीलंका को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से अब जाकर के वहाँ पर तमिल और सिंहली शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। लेकिन यदि यह सरकार प्रारंभ से ही इस प्रकार के कदम उठाती कि तमिलों को अपने ही देश में इस प्रकार की भावना का सामना नहीं करना पड़ता कि सरकार जो है उनके पक्ष में कदम नहीं उठा रही, सरकार जो है सिर्फ सिंहलियों के बारे में ही सोच रही है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके सुधार के ही कार्यक्रम अपना रही है, तो यह गृह युद्ध की स्थिति नहीं आती। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका की तरह ही यूरोप का एक देश है बेल्जियम, वहाँ पर भी जातीय बनावट है, वहाँ पर भी विविधता है और इस विविधता के परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी की मांग हुई थी और उससे उस देश की सरकार किस प्रकार से निपटती है और श्रीलंका और बेल्जियम में से कौन सा तरीका सत्ता की साझेदारी की मांग से निपटने का सही तरीका हो सकता है। तो शुरू करते हैं बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट की यदि हम बात करें तो यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, एक फ्लेमिश इलाका और दूसरा है वेलोनिया का इलाका। एक क्षेत्र में डच भाषी रहते हैं और दूसरे क्षेत्र में फ्रेंच भाषी रहते हैं और इस प्रकार से दोनों में विविधता पाई जाती है और इन दोनों भाषा बोलने वाले सामाजिक समूहों के अंदर कई सारी विविधताएं भी देखने को मिलती है और यह भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार से इन विविधताओं से वहाँ की सरकार जो है कैसे निपटती है कि एक भी पक्ष जो है अपने आप को पिछड़ा महसूस ना करे या फिर उस देश में रहकर बेगानेपन उसको ना महसूस हो। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं वहाँ की बनावट कैसी है, सामाजिक बनावट कैसी है। तो यह एक यूरोप का छोटा सा देश है बेल्जियम। इसका जो क्षेत्रफल है वह हरियाणा जो कि हमारे भारत का एक राज्य है उससे भी कम क्षेत्रफल हमारे बेल्जियम देश का है। और आबादी की यदि हम बात करें वहाँ पर कितनी जनसंख्या है तो उसकी जनसंख्या जो है हरियाणा की जनसंख्या से लगभग आधी है, यानी कि लगभग 1 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। इस देश के जो 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसमें से पहला हिस्सा है फ्लेमिश इलाका, फ्लेमिश क्षेत्र, और दूसरा इलाका जो है वेलोनिया इलाका है, वेलोनिया क्षेत्र है। तो यह जो है बेल्जियम देश के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पहला है फ्लेमिश इलाका, दूसरा है वेलोनिया का इलाका। अब इस क्षेत्र में या फ्लेमिश क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं तो यहाँ पर इस देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा रहता है जो कि डच भाषा बोलते हैं, यानी कि डच भाषी हैं। जो डच भाषी लोग हैं वह कितने हैं, देश का 59% हैं और वह कौन से क्षेत्र में रहते हैं तो वह फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि बेल्जियम का एक इलाका है जिसे वेलोनिया कहते हैं और यहाँ पर कुल आबादी 40% रहती है और यह कौन सी भाषा बोलती है तो यह फ्रेंच भाषा बोलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा बेल्जियम के मुख्यतः 2 हिस्से हैं। पहला इलाका फ्लेमिश इलाका है जहां पर उस देश की 59% जनसंख्या रहती है और यह डच भाषा बोलती है। वहीं वेलोनिया का जो इलाका है यहाँ पर उस देश की 40% जनसंख्या रहती है और यह फ्रेंच भाषा बोलती है। अब इस आधार पर इस देश को हम विभाजित होते हुए देखते हैं, यानी कि यह विविधता इसमें यहाँ पर हमें देखने
देखने को मिल रही है। कुछ लोग डच भाषा बोल रहे हैं और कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, और जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भी यह विविधता रखता है। लेकिन अब क्या होगा, तो हमने देखा कि जैसे हमने श्रीलंका में भी विविधता देखी थी, वहीं हम बेल्जियम में भाषा के आधार पर विविधता देख रहे हैं। कुछ लोग जो बहुसंख्यक है, यानी कि 59% उस देश का जो है वह डच भाषा बोलने वाले हैं और 40% जो है वहाँ का फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, और इस आधार पर बेल्जियम में विविधता पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं यह बेल्जियम का मैप है, मानचित्र है, और यहाँ पर जो समुदाय पाए जा रहे हैं, जो क्षेत्र हैं, वह कौन कौन से हैं। तो यह जो है फ्लेमिश इलाका है, फ्लेमिश इलाका है, जहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और यह कुल आबादी का कितने प्रतिशत है, 59% है। अब हम बात करेंगे इस लाल रंग वाले इलाके की। यह वेलोनिया का क्षेत्र है, बेल्जियम के अंदर वेलोनिया का क्षेत्र है, और यहाँ पर देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा इस क्षेत्र में रहता है। और कौन सी भाषा बोलता है, यह फ्रेंच भाषा बोलता है। और ये देख रहे हैं हम छोटा सा हिस्सा, यह जो है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इस प्रकार से हमने देखा यह बेल्जियम का मानचित्र है, जिसमें से यह पीला इलाका जो है फ्लेमिश इलाका है, फ्लेमिश क्षेत्र है, और यह डच भाषी लोगों का क्षेत्र है जो उस देश का कुल 59% हिस्सा है। यानी कि यह कौन है, यह बहुसंख्यक लोग हैं। यानी कि बेल्जियम में ज़्यादा संख्या किन की है, फ्लेमिश इलाके में रहने वाले डच भाषी लोगों की है। वहीं यदि हम बात करें, यह लाल इलाका जो है वेलोनिया कहलाता है, और यहाँ पर इस देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा रहता है जो कि फ्रेंच भाषा बोलता है। और हमने बात की यह है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो इस प्रकार से हमको यह समझ में आया कि बेल्जियम में कौन कौन से समुदाय रहते हैं, उनकी आबादी कितनी है और कौन से क्षेत्र में वह रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, जो कि वहाँ पर यानी बेल्जियम में कम हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वह अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो फ्रेंच भाषी हैं बेल्जियम के, वह हमेशा से समृद्ध रहे हैं, और वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं, जो कि डच भाषी हैं, उनको हमेशा से कम आर्थिक रूप से जो है वह सक्षमता मिली है, वह आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं हैं, और इसी को लेकर के बेल्जियम में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद में वहाँ की सरकार इस तनाव को कैसे निपटाती है, वहाँ पर जो सरकार है वह क्या कदम उठाती है कि दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहें। तो देखते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो कि कुल आबादी का 40% है, हमने बात की, और वेलोनिया में रहते हैं, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंच भाषी जो है वह ज़्यादा समृद्ध भी रहे हैं और ताकतवर भी रहे हैं। इन्हें हमेशा आर्थिक विकास का लाभ मिला है, यानी कि आर्थिक विकास में ज़्यादा हिस्सेदारी किसको मिली है, फ्रेंच भाषी लोगों को मिली है, जो कि 40% ही हैं कुल आबादी का और वेलोनिया में रहते हैं। इन्हें शिक्षा का भी हमेशा लाभ मिला है, शिक्षा में भी फ्रेंच भाषियों को ही क्या मिली है, प्राथमिकता मिली है। जिससे कौन नाराज़ हो जाते हैं, जिससे कि उस देश के डच भाषी लोग नाराज़ होते हैं कि हमेशा उन्हें ही आर्थिक विकास का हिस्सा ज़्यादा क्यों मिलता है, शिक्षा में भी उन्हें ही हमेशा प्राथमिकता क्यों मिलती है, शिक्षा का भी लाभ हमेशा फ्रेंच भाषियों को ही क्यों मिलता है। इससे कौन नाराज़ हो जाते हैं, इससे उस देश के जो डच भाषी हैं वह नाराज़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दो समूहों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विकास का ज़्यादा हिस्सा फ्रेंच भाषियों को क्यों मिल रहा है। परिणाम होता है 1950 और 60 के दशक में, वहाँ पर जो है तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 50 से 60 के दशक में तनाव उत्पन्न हो जाता है बेल्जियम देश में। कौन से दो समूहों के बीच में, एक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं और दूसरे जो डच भाषी लोग हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या है, तनाव उत्पन्न हो जाता है 1950 से 1960 के दशक में। समस्या यह थी कि बहुसंख्या तो थी डच भाषियों की और अल्पसंख्या थी फ्रेंच भाषियों की, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध और ताकतवर ज़्यादा कौन थे, फ्रेंच भाषी थे। तो इस प्रकार से बहुसंख्यक डच भाषी थे, परंतु धन और समृद्धि के मामले में यह फ्रेंच भाषियों से हमेशा कमज़ोर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता था, यह भी संभावना थी कि बेल्जियम में डच भाषी लोग जो कि 59% थे, अपनी बड़ी संख्या, अपनी ज़्यादा संख्या के बल पर फ्रेंच भाषियों या अल्पसंख्यकों को
परेशान कर सकते थे, उन पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि बहुसंख्यक जो डच भाषी थे उन्होंने फ्रेंच भाषियों को इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, और सरकार ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि कोई भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जो है अपने आप में वहाँ पर सरकार से नाराज़ हो सके। इस प्रकार से बेल्जियम की सरकार समझदारी से काम लेती है और बेल्जियम की सरकार इन दो समूहों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करती है। दोनों को ही सौहार्दपूर्ण तरीके से समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए सरकार कदम उठाती है। और वह क्या कदम उठाती है? तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के नेताओं से अलग रास्ता अपनाया। तो हमने देखा था कि श्रीलंका की सरकार स्वतंत्र होने के बाद में सिंहली समुदाय के पक्ष में हमेशा कदम उठाती है। उन्होंने जो भी कदम उठाए थे वह सिंहलियों को खुश करने के लिए ही उठाए थे, और इस कारण तमिलों को अपने देश में बेगानेपन का एहसास हुआ था। लेकिन अब हम देखेंगे श्रीलंका से अलग बेल्जियम की सरकार जो है वहां पर कदम उठाती है, और वह एक पक्ष को खुश रखने के लिए कदम नहीं उठाती है, बल्कि दोनों ही पक्ष, जिसमें कि डच भाषी भी हैं और फ्रेंच भाषी भी हैं, दोनों को ही खुश करने के लिए कार्य करती है। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों वह सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी कि वहाँ के नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हमारे देश में भाषाई आधार पर विविधता पाई जाती है, और हम इस बात को स्वीकार करते हुए हम इस बात के पक्ष में ही कदम उठाएंगे जिससे कि कोई भी भाषा भाषी जो लोग हैं वह अपने आप को देश से या सरकार से या प्रशासन से अलग थलग महसूस ना करें। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम की सरकार ने संविधान में 4 संशोधन किए। तो हम देखते हैं 1970 से 93 में संविधान में 4 संशोधन करती है बेल्जियम की सरकार, ताकि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को, किसी भी भाषा भाषी व्यक्ति को पराया ना महसूस हो, और समाज में क्या बने? समाज में एकता बनी रहे, समाज में सौहार्द पनपे और सौहार्द बढ़े। तो इस प्रकार से बेल्जियम मॉडल की हम बात करेंगे, जो कि श्रीलंका के बिल्कुल ही उलट है और श्रीलंका से अलग वह कदम उठाने का कार्य करता है। तो यह देखते हैं हम बेल्जियम का मानचित्र है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। यानी कि अब कोई भी एक समुदाय या एक भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति या उन व्यक्तियों की संख्या जो है मंत्रिमंडल में कितनी रहेगी, तो उस आधार पर बात की गई कि दोनों ही भाषा के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में बराबर रखा जाएगा। तो यानी कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या केंद्रीय सरकार में बराबर रखी जाएगी, जिससे किसी भी एक समुदाय को यह न लगे, एक भाषा को मानने वाले समूह को यह न लगे कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारी भाषा को मानने वाले जो मंत्री हैं वह सरकार में नहीं है। तो इस प्रकार से एकता और समानता की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल में की गई। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे, यानी कि बेल्जियम की सरकार ने यह तय किया कि उस देश में कुछ विशेष कानून, जो महत्वपूर्ण कानून है, वह तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। यानी कि बेल्जियम की सरकार ने यह तय किया कि देश के जो महत्वपूर्ण कदम हैं, महत्वपूर्ण नीतियां हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं, वह तभी लिए जाएंगे जब दोनों भाषाई समूह हैं उस बात से क्या होंगे? सहमत होंगे। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा? एक तरफा फैसला नहीं होगा तो दोनों ही समूह क्या हैं? वह संतुष्ट रहेंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि क्षेत्रीय आधार पर उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए जो कि पहले केंद्र सरकार के पास थे। केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया गया। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अब अधीन नहीं है, वह अपने फैसले भी ले सकती थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, क्योंकि वह क्या है? वह बेल्जियम की राजधानी है, इसलिए वहां पर अलग सरकार है। और इसमें भी दोनों समुदायों यानी कि डच भाषियों और फ्रेंच भाषियों का समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि वहां पर भी वह उस सरकार में भी बराबर हिस्सेदारी रखते हैं। यानी इस आधार पर भी ब्रुसेल्स की जो सरकार है, जो कि राजधानी की सरकार है, वहां पर भी दोनों ही पक्षों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। बेल्जियम का मॉडल हमने देखा और यह हमें हो सकता है
थोड़ा जटिल लगा हो, लेकिन यह मॉडल जटिल ज़रूर है लेकिन यह सफल रहा है, क्योंकि दोनों ही समुदायों को इससे संतुष्टि मिली, क्योंकि उन्हें दोनों को ही सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। तो बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बहुत जटिल थी, लेकिन यह व्यवस्था बेहद सफल भी रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इससे संतुष्ट रहे हैं। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। तो हमने देखा था कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, क्योंकि दोनों पक्षों की स्थिति समान नहीं थी, सरकार एक पक्ष के लिए ही कार्य कर रही थी, तो इस कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि सरकार बराबर प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, समान प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, इस कारण गृह युद्ध की आशंकाएं वहां पर यानी बेल्जियम में हुई ही नहीं। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर विविधता पाई जाती है भाषा के आधार पर, फ्रेंच भाषी और डच भाषी। तो अगर गृह युद्ध की स्थिति आती तो यहाँ पर भाषाई आधार पर यह 2 भागों में बंट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने प्रारंभ से ही इन दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए बराबर उनको अधिकार दिए। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय बनाया गया। ब्रुसेल्स क्या है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी क्या है? वह ब्रुसेल्स ही बनाया गया, क्योंकि यह क्या है? यह एक शांति की स्थापना वहाँ पर की गई बेल्जियम की राजधानी में, और यहाँ पर जो है प्रगति की बात होती है, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात हमने की थी कि दोनों ही पक्षों को वहाँ की ब्रुसेल्स की जो राजधानी की जो सरकार है बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इस कारण यहाँ पर यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलाई जा रही है, इस कारण ब्रुसेल्स को जो है प्राथमिकता से देखा गया, ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ के जो है मुख्यालय भी यहाँ पर बनाया गया। अब हम देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी की मांग श्रीलंका में भी की गई थी और बेल्जियम में भी की गई थी, और दोनों ही देशों में सरकारों ने अलग अलग तरीके से इन मांगों से निपटा था। तो दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है? यहाँ पर लोकतंत्र है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। यानी बेल्जियम जो देश है वहाँ की सरकार ने यह समझ लिया था कि हमें हमारे देश की विविधता को स्वीकार करना है और दोनों ही पक्षों के पक्ष में या उनके सुधार के लिए नीतियों का निर्माण करना है। तो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को हमें आदर करना है और इस प्रकार से ही देश में नीतियों को बनाना है जिससे कि सभी समुदाय जो है संतुष्ट जीवन जी सकें और एक साथ एकता का अनुभव भी कर सकें। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में इसके उलट रास्ता अपनाया गया और एक ही पक्ष के लिए जो है नीतियां बनाई जा रही थी, लेकिन इसी का परिणाम हुआ कि वहां पर गृह युद्ध होना प्रारंभ हो गया था। अतः हमें यह ज्ञात होता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय यानी किसी भी देश की जो बहुसंख्यक समुदाय है दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करेगा, दूसरों को दबाव में लाएगा जो कि अल्पसंख्यक है, तो इससे क्या होगा? तो इससे देश की एकता संकट में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हर एक देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, कुछ लोग बहुसंख्यक होते हैं, कुछ अब अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन देश की सरकार को उन दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि उन सभी के हितों को समझा जा सके, उन सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही देश की नीतियों का निर्माण किया जा सके और देश में एकता बनी रहे, देश में सौहार्द की स्थापना होती रहे। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।